ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वो हो गया डिस्कस। फिर ये दो क्वेश्चन थे जो हम लोगों को सोल्व करने थे। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था, दूसरा मैं आज करा देता हूँ अभी, ताकि वो चीजें रिवाइज हो जाए, फिर इसके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। दूसरा क्वेश्चन है भाई, देखो क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है किसका, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट विद 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, तो 2a क्रॉस 5b। अब मुझे ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप करेंगे बिल्कुल तमीज से, ताकि समझ आए। देखो, पहले मैं 2a निकालता हूँ। 2a क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है मेरा आई कैप माइनस 5j कैप प्लस 4, सॉरी 5j कैप एंड देन प्लस के कैप, ये मेरा है वेक्टर आई, वेक्टर ए। 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए ये होगा 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू आई कैप हो गया 2 आई कैप, 2 इंटू -5 जे कैप हो गया -10 जे कैप, 2 इंटू के कैप हुआ प्लस का 2 के कैप, तो ये मेरा 2a आ गया। सिमिलरली 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी निकालूं, तो वो होगा 5 इंटू 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, 5 इंटू 3 15 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 6 5 30 के कैप, ये हुआ मेरा 5b। अब मुझे 2a क्रॉस 5b ये निकालना है, तो मुझे किन किन का वेक्टर प्रोडक्ट लेना है। पहला 2a क्या है, 2 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 2 के कैप। कहाँ से आया ये, कहाँ से आया भाई, ये वाला था, ये आ गया इधर। ठीक, अब सिमिलरली 5b है, 5b ऊपर लिखा हुआ है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, 15 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 30 के कैप। ठीक है, अब ये दो वेक्टर मिल गए जिनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहले तो वो साइन कन्वेंशन लिख लेता हूँ, I J K। ठीक है, अब देखो ये रेड एरोज है, यानी आई से या तो मैं जे की तरफ जाऊं, या जे से के की तरफ जाऊं, या के से आई की तरफ जाऊं। अगर इस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं, यानी कि या तो मैं आई क्रॉस जे लूं, या जे क्रॉस के लूं, या के क्रॉस आई लूं, तो मेरा क्या साइन कन्वेंशन होगा, दैट विल बी पॉजिटिव। अगर इससे उल्टा आता हूं, मैं आई से, अगर मैं आई से के की तरफ यानी आई क्रॉस के लूं, तो नेगेटिव आएगा साइन, के क्रॉस जे लूं तो नेगेटिव आएगा साइन, और जे क्रॉस आई लूं तो भी नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ये हमें नेगेटिव साइन कन्वेंशन हमें ऐसे पता चलेगा। रेड एरोज की डायरेक्शन में चल रहा हूं तो पॉजिटिव साइन, ग्रीन एरोज जो बाहर हैं उनके डायरेक्शन में चल रहा हूं तो नेगेटिव साइन। ठीक है, यहां से हम साइन कन्वेंशन लेंगे। अब मुझे टू टू टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस 5 टाइम्स वेक्टर बी निकालना है, जो मुझे ये दिया है, ये 2a है, ये 5b है। तो अब देखो, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो क्या करेंगे, पहले पहला टर्म इधर का उठाएंगे और पहला इधर का उठाएंगे, 2i क्रॉस 15 आई कैप, तो 2 इंटू 15 हुआ बेटा 30। उसके बाद क्या बचा, आई कैप क्रॉस आई कैप, क्यों, एक आई इधर का 2 आई कैप का, और एक आई 15 आई कैप का। ठीक है, इन दोनों को साथ में लिख दिया। अब इसके बाद फर्स्ट टर्म ले लिया 2 आई कैप, अब उसके बाद मैं अगले टर्म पे बढ़ जाता हूँ, किस पे, 5j पे। तो 2 आई कैप को मैं 5j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, तो देखो 2 आई कैप क्रॉस 5j का क्या हुआ, 2 इंटू 5 10, आई क्रॉस जे, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, दूसरा टर्म ये हो गया। तीसरा टर्म होगा 2 आई कैप का 30 के कैप के साथ मल्टीप्लीकेशन, इस इधर, तो उसको करेंगे 30 के कैप के साथ, तो क्या आएगा 2 इंटू 30 दैट इज 60, इधर का आई कैप देन क्रॉस के कैप। ऑर्डर सेम रखेंगे भाई, पहला टर्म आई कैप है, दूसरा के कैप है, तो आई क्रॉस के आएगा, के क्रॉस आई नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर इधर से 2i के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन खत्म हो गए, तो अब मैं लेफ्ट वाले वेक्टर यानी 2b जो वेक्टर था, 2a वेक्टर था, उसका सेकंड टर्म उठा लूंगा, दैट इज -10 j कैप, और इधर से फिर से वही स्टार्ट करूंगा 15i से, तो -10j इंटू 15i, इसको मैं कर रहा हूं तो क्या आएगा, -10 एंड 15 -150 जे क्रॉस आई,
जे कैप क्रॉस आई कैप। फिर 15 जे का, सॉरी 10 जे का 5 जे के साथ करूंगा, तो -10 × 5 इज -50 जे क्रॉस जे। फिर -10 जे कैप का 30 के कैप के साथ, तो -300 जे कैप क्रॉस के कैप। ठीक। फिर इसके सारे कॉम्बिनेशन खत्म हो गए। अब मैं शिफ्ट करूंगा थर्ड टर्म ऑन दिस लेफ्ट साइड, यानी 2 के कैप। उसके बाद फिर से 15 आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज 2 के कैप क्रॉस 15 आई कैप। तो 2 × 15 इज +30 के कैप क्रॉस आई कैप। फिर अगला टर्म देखोगे तो 2 के कैप को 5 जे कैप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 × 5 10 के कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है जी। फिर 2 के कैप था, उसको 30 के कैप के साथ, यानी 2 × 30 दैट इज 60 के कैप क्रॉस के कैप। अब मेरे पास सारे के सारे 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए बेटा। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3 ऐसे टर्म होंगे जो जीरो होंगे, जिसमें आई क्रॉस आई आएगा। क्यों? क्योंकि आई और आई वेक्टर के बीच में एंगल जीरो है, और हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं, तो दैट इज ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए बी साइन थीटा एन कैप से मिलता है। तो जब थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अब देखो बेटा, जब मैं बोल रहा हूं कि आई कैप क्रॉस आई कैप निकाल रहे हो, तो दिस मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई कैप, देन साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर आई और आई वेक्टर ही ले रहा हूं, तो दिस मीन्स एंगल बिटवीन देम इज नथिंग बट 0 डिग्री एंड एन कैप। साइन ऑफ जीरो इज गोइंग टू बी जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, ये भी 1, ये 0, तो ये टोटल मिला के आ जाएगा 0 वेक्टर। तो इसीलिए आई क्रॉस आई इज गोइंग टू बी 0। इन द सिमिलर वे जे क्रॉस जे इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0 एंड इन इज इक्वल टू के क्रॉस के, एंड दैट इज ऑल द 3 वैल्यूज आर 0 वेक्टर, राइट। इसी लॉजिक को लेते हुए मैं क्या करता हूँ, ये आई क्रॉस आई वाली टर्म, जे क्रॉस जे वाले टर्म और के क्रॉस के वाले टर्म, तीनों को मैं 0 कर देता हूँ बेटा। बच गए 6 टर्म। कौन कौन से 6 टर्म बच गए मेरे पास? एक तो ये वाला, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब इन 6 के 6 टर्म को एक एक करके मैं सोल्व करता हूं विद साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो टॉप राइट कॉर्नर में हमने लिखा था रेड एरोज ग्रीन एरोज का, उधर से लेंगे और सोल्व करेंगे। तो पहला टर्म देखो 10 × I क्रॉस जे है। आई क्रॉस जे का मतलब क्या हुआ, मैं आई से, वेक्टर आई से, देखो टॉप राइट कॉर्नर में इधर आई क्रॉस जे तक जा रहा हूँ, यानी कि मैं आई क्रॉस जे ले रहा हूँ। तो आंसर क्या आएगा, थर्ड वेक्टर आई और जे के अलावा जो है, यानी कि के कैप। और साइन कन्वेंशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? क्योंकि मैं रेड एरो, ये वाला रेड एरो था, इसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो मेरा साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के कैप। आई क्रॉस जे इज गोइंग टू बी के कैप। आई क्रॉस जे इज गोइंग टू बी के कैप। तो मैं लिख देता हूं, मैंने नीचे जो लिखा था उसको मैं लिख देता हूं, इक्वल्स टू 10 ऑफ के कैप। ठीक है। फिर अगला टर्म लिखता हूं 60 × आई क्रॉस के है, मैं आई से के की तरफ जा रहा हूँ, आई से के की तरफ, दिस मीन्स आई एम मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो माइनस साइन आएगा और आंसर क्या आएगा, जे कैप। तो माइनस ऑफ जे कैप आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको करेंगे -जे कैप। फिर तीसरा टर्म है -150 जे क्रॉस आई। जे से आई की तरफ गया, तो फिर से वापस उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो माइनस के कैप। भाई जे और आई तो इन्वॉल्व थे, तो तीसरा क्या बच गया डायरेक्शन, दैट इज की डायरेक्शन। क्यों ऐसा हो रहा है, हमने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इज गोइंग टू बी ऑर्थोगोनल टू द प्लेन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग वेक्टर्स। तो जे और आई का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन होगी, दैट्स वाई हम के ले रहे हैं। और साइन किससे डिफाइन हो रहा है कि हम उसको राइट हैंड थंब रूल से सीधा तरफ जा रहे हैं या उल्टा तरफ जा रहे हैं। तो आई से जे गए तो सीधा गए तो पॉजिटिव के, जे टू आई आए तो नेगेटिव। तो उसी सब चीज को लिख के हमने ये निमोनिक बना लिया, ये वाला, जिससे हमें साइन कन्वेंशन पता चल रहा है। अब देखो
माइनस माइनस के क्या आ गया। अब हम जाते हैं चौथे टर्म पे, जो है कि -300 जे क्रॉस के। तो जे से के की तरफ गया तो पॉजिटिव साइन, और आंसर इज आई कैप। देन +30 के क्रॉस आई, के से आई की तरफ गया, के क्रॉस आई, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड दैट इज जे कैप। फिर बच गया मेरे पास एक और टर्म, वो कौन सा है, 10 इंटू के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के से जे की तरफ गया तो माइनस आई कैप। अब ये सारे के सारे टर्म आ गए। अब क्या करेंगे, इनको सोल्व करके लिख लेंगे, आई वालों को आई के साथ, जे वालों को जे के साथ। तो ये -10 आई था और -300 आई, तो ये सारे मिलके हुआ है -310 आई कैप। फिर जे कैप के टर्म्स देखो, एक तो प्लस का 30 है और एक माइनस का 60 है, तो इनको करेंगे तो -30 जे कैप। के कैप के टर्म्स देखो, एक तो ये 10 के कैप है और दूसरा -150 इंटू माइनस के, तो ये प्लस का 150 हो गया और प्लस का 10, तो +160 के कैप। तो ये मेरा वेक्टर आएगा जो फाइनल आंसर देगा क्या, 2a क्रॉस 5b। 2a क्रॉस 5b क्या आएगा, -310 आई कैप, -30 जे कैप एंड +160 के कैप। अब सबको स्टेप समझ आ गए जो अब तक किया था। यस फिर सर। कितने बच्चे सिमिलर तरीके से कर पाओगे, जो कर पाएंगे हैंड रेज करो, सिर्फ 2 बच्चे। ठीक है, ठीक है, जो नहीं कर पा रहे वो बच्चे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करो, जो इसमें दे रखे हैं, इससे पहले वाले असाइनमेंट है, तब आप इस लेवल पे आ जाओगे तो हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा टफ है नहीं बेटा। और फिर भी डाउट आता है तो आप कमिंग क्लासेस में पूछ सकते हो ना। आज फिर नया चैप्टर हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, हमने देख लिया वेक्टर प्रोडक्ट, देख लिया क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट देख लिया। नाउ वी विल बी स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर ए एंड बी। यही बात कर रहे थे, वेक्टर ए और बी का प्लेन कौन सा है, ग्रे कलर का दिख रहा है, ठीक है। इस प्लेन के हमेशा ऑर्थोगोनल होगा, यानी कि विल बी एट 90 डिग्री, क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो a क्रॉस b इज ऑलवेज गोइंग टू बी एट 90 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स। a क्रॉस b 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल हमें ये डायरेक्शन दे रहा है। तो देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, देखो मेरे हाथ को देखो, a टू b जा रहा हूं तो आइदर इट कैन बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और इफ आई एम गोइंग फ्रॉम b टू a, b क्रॉस a, तो द अदर पॉसिबिलिटी इज दैट it is going to be in the downward direction. So these are the only two possibilities, and both the possibilities are going to be at 90 degree to the plane of these vectors. उसके बाद आता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉन कम्यूटेटिव। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब है कि a क्रॉस b, वेक्टर का a क्रॉस b जो होगा, a का क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर b इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू b का क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर a। अब क्यों नहीं होगा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इन दोनों का होगा ए बी साइन थीटा के बराबर, और थीटा इज ए म्यूचुअल एंगल, भाई ए जो बी के साथ एंगल बना रहा है वही बी के ए के साथ बनाएगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज बोथ ऑफ दीज गोइंग टू बी इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए, एंड दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। लेकिन a क्रॉस b इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू b क्रॉस a। ऐसा क्यों, क्योंकि वन इज पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अगर इसका यूनिट वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो b क्रॉस a नीचे आएगा, b क्रॉस a ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। क्यों, क्योंकि फिर राइट हैंड थंब रूल हमें क्या दिखाएगा, अगर मैं b से a की तरफ आता हूं तो मेरा फिर थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो b क्रॉस a इसके अपोजिट होगा। इनफैक्ट a क्रॉस b एंड b क्रॉस a आर गोइंग टू बी अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स कौन से थे, जिनका मैग्नीट्यूड सेम था बट डायरेक्शन अपोजिट थी। द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट एट एन एंगल ऑफ पाई रेडियंस और एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, दोज वेक्टर्स वर कॉल्ड एज अपोजिट वेक्टर्स। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों अपोजिट वेक्टर्स होंगे, तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट देयर डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू ईच अदर। तो बात क्या हुई फिर, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट अ commutative thing, कि वेक्टर प्रोडक्ट a क्रॉस b is not going to equal to b क्रॉस a, this means it is non-commutative. The cross product is distributive when the order of the vector is strictly maintained.
अब देखो ऑर्डर अगर स्ट्रिक्टली मेंटेन रखें तो हम क्या कर बोल सकते हैं कि इफ आई वांट टू टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद समेशन ऑफ बी क्रॉस बी प्लस सी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बी प्लस बी और सी का, उसके साथ मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ ए का, तो इसका सेम मतलब है कि आप इंडिविजुअली भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो कि बी पहले ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ ले लो और उसमें ऐड कर दो ए के क्रॉस प्रोडक्ट को सी के साथ, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस थिंग, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। The vector product of two vectors will be maximum when the vectors are orthogonal और perpendicular। वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है भाई, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब ये मैक्सिमम कब हो सकता है, ये मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा व्हेन थीटा इज गोइंग टू बी व्हेन थीटा इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। कब होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। तो ए और बी के बीच का जो कोण बनेगा उसकी वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी मेरा साइन थीटा मैक्सिमम होगा, दैट 1 होगा। और तभी मेरा क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम तभी होगी जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। तो थीटा हैज टू बी 90 डिग्री व्हेन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज मैक्सिमम। ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर या 90 डिग्री सब की सब एक ही बात है ना। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन जीरो वेक्टर्स विल बी जीरो व्हेन दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स विल बी जीरो। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा कब, व्हेन दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल होंगे तो एंगल क्या होगा, पैरेलल होंगे तो एंगल 0 डिग्री होगा, एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों ही केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा नॉन जीरो वेक्टर्स का। देखो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन क्या होता है। अब अगर आपको बता दिया जाए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स का मतलब क्या है कि उनकी लेंथ जीरो नहीं है, दिस मीन्स कि उनका मैग्नीट्यूड वो नॉन जीरो है, ये भी जीरो के बराबर नहीं है और बी की वैल्यू भी जीरो के बराबर नहीं है, तो दिस मीन्स, और ये बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा जीरो हो गया भाई। अब साइन थीटा जीरो है इसका मतलब थीटा के पास दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर इट कैन बी जीरो और इट कैन बी 180। जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है तो साइन थीटा जीरो होता है, थीटा की वैल्यू 180 होती है तब भी साइन थीटा जीरो होता है। इसलिए अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है इसका मतलब है कि आइदर दे आर पैरेलल वेक्टर्स और दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये बहुत सिंपल सी चीज है जो अब तक कर रहे थे वही देखो। ये आपको दिखा एक पैरेललोग्राम पी क्यू टी एस, पैरेललोग्राम पी क्यू टी एस, पी क्यू टी एस पैरेललोग्राम देखो सब लोग, दिखा। ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी दो साइड्स दो अलग अलग वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट वेक्टर्स। जो नीचे वाला बेस है यानी P से Q तक जो जा रहा है वो डिफाइन कर रहा है वेक्टर A, और P से S तक जाने वाले की जो इसकी साइड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर B। तो एक तो है वेक्टर A और एक है वेक्टर B। तो अगर मैं लेंथ ऑफ पी क्यू लिखूं, पी क्यू की लेंथ क्या है तो क्या होगी, पी से क्यू की दूरी, पी से क्यू की जो लेंथ है वो क्या है, ये जो लेंथ है ये क्या है, ये क्या मैग्नीट्यूड ऑफ P ए के to Q, बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के बराबर। भाई किसी भी वेक्टर की लेंथ जो होती है वो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। तो पी से क्यू जो है दैट इज प्रोवाइडिंग अस द वेक्टर ए, तो पी से क्यू की दूरी क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के बराबर। अब वही उसी सिमिलर वे में देखो पी से एस की जो दूरी है वो क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर, बी है ना। पी से क्यू जो जा रहा है वो वेक्टर बी है देखो, पी से क्यू जाने वाले वेक्टर को बोलेंगे वेक्टर बी, सॉरी पी से एस, सॉरी 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 सॉरी, पी से एस, पी से एस की तरफ जो वेक्टर जा रहा है, पी से एस की तरफ जो वेक्टर जा रहा है वो वेक्टर बी है।
और इसी वेक्टर को की लेंथ को रिप्रेजेंट क्या करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्यों, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसकी लेंथ के रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो इसलिए लेंथ पी एस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब मुझे इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम पी क्यू टी एस, तो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अरे मैथ में पढ़ा होगा तुमने यार 10th में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर। उसी प्रकार से जो हमारे पास पैरेललोग्राम है उसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अब बेस तो मुझे पता चल गया, बेस क्या होता है, ये बेस है भाई, जिस जो बेस है वो बेस है, जो बेस की जगह पे लिखा हुआ है, रखा हुआ है, यानी जो आधार है दैट इज बेस। तो पी क्यू इज बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम, जो रेड कलर से अभी मैंने हाईलाइट किया। हाइट क्या होगी, हाइट होगी एच, ये वाली, इसको एच बोलेंगे और ये हाइट होगी। ठीक है ना, जितना ये चपटा होता जाएगा, जितना तिरछा होता जाएगा, उतनी हाइट कम होती जाएगी ना। तो अगर मैं इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट दिस एच, अगर मैं एच फाइंड आउट करने बैठूं, किसके बेसिस पे, इस ट्राइंगल के बेसिस पे, देखो ये ब्लू कलर का शेड किया मैंने ट्राइंगल, इसके बेसिस पे अगर मैं हाइट फाइंड आउट करने लगूं, तो क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूं? मेरे को थीटा दिया हुआ है, ये वाला एंगल, थीटा दिख रहा है सबको? यस थीटा सर। दिख गया। अब इस थीटा के बेसिस पे कैन आई फाइंड आउट एच? देखो, थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड मैंने क्या बताई थी, क्या होती है, परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट सामने वाली, और थीटा के एडजेसेंट वाली साइड को क्या बोलते हैं, बेस। तो अब देखो ये ट्राइंगल पी एन एस, पी से एन, एन से एस, एन ये है, पी ये है, एस ये है, इस ट्राइंगल के अंदर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या क्या फॉर्मूला लगाऊं, साइन थीटा निकालता हूँ। साइन ऑफ थीटा ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मैंने आपको तो बताया, जो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड होती है, तो इन दिस केस इट इज नथिंग बट एच। भाई थीटा के जस्ट सामने वाली तो यही हुई ना एच, तो यहाँ पे हम छोटे वाला एच जो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम है वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है इस नीले वाले ट्राइंगल का, हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी वाली साइड होती है, क्या है वो, वेक्टर बी की लेंथ के बराबर। भाई ये बी है, यही तो हाइपोटेन्यूज है इसका, तो ये हाइपोटेन्यूज मुझे पता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर बी, इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मैं ले रहा हूँ। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, यही है, तो मैं इसको लिख देता हूँ एज इट इज कि हाइट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो हाइट इस हिसाब से क्या आ गई, मैं इस बी को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो एच इज बी साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये निकाल लिया। अब देखो जब ये मेरे पास आ गया एच की वैल्यू, अब मैं यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्मूले में अगर ये सारी वैल्यू पुट करने लगूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला था, इसको मैं इक्वेट करके लाता हूँ। तो बेस क्या है, बेस मुझे पता है वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वही मेरा बेस के बराबर होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हाइट क्या है, हाइट मैंने अभी कैलकुलेट करी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स साइन थीटा। और ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्यों, ये दिख रहा है भाई हमें, थीटा यही है। तो ये मेरा क्या आया, ये आया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू टी एस। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू टी एस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन ऑफ थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ये मेरे पास आ गया क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यही बात अगर आपको समझ आ गई तो यही होता है क्या, कि अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो दैट इज नथिंग बट ए बी साइन थीटा, जिसको बोलेंगे बेस इनटू हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम।
तो क्या मतलब हुआ इससे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दैट इज सबसाइडेड इन बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। जो उन दो वेक्टर्स के द्वारा बनाया गया पैरेललोग्राम होगा, उस पैरेललोग्राम का एरिया ही क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दोज टू वेक्टर्स के बराबर होगा। बस ये भी आप ध्यान रख लो, यही एक इसका इंटरप्रिटेशन था जो यहाँ से देखा हमने। अब आगे बढ़ते हैं। वही ट्राइंगल है, सेम 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 पैरेललोग्राम है पी क्यू एस टी। अगर आपको ये पता है कि अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ करें पी क्यू एस टी, पी क्यू एस टी ये येलो कलर वाला सेम पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब एक किसी भी क्वाड्रिलेटरल है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, उसका डायगोनल उसको दो इक्वल भागों में बांट कर डिवाइड कर देता है। तो अब देखो मैं पी क्यू एस टी जो मेरा पैरेललोग्राम है, इसको एस और क्यू के अलोंग जो डायगोनल है उससे दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, एस से क्यू की तरफ। तो इससे दो ट्राइंगल बन गए, एक तो ट्राइंगल पी क्यू टी, ट्राइंगल पी क्यू एस, और एक ट्राइंगल एस क्यू टी। तो पी क्यू एस को मैं अगर देखूं, अगर मैं पी क्यू एस को देखूं, पी से क्यू और एस ये एक ट्राइंगल है, तो इसका जो एरिया होगा इस ट्राइंगल पी क्यू एस का, दैट इज गोइंग टू बी 50%, यानी कि हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंग ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू टी एस। तो उसको लिखने लगेंगे तो बेटा ये सीधा लिख सकते हैं, हाफ इंटू जो एरिया था वो क्या था, वो तो भाई इसका क्रॉस प्रोडक्ट ही था, हमने पीछे देखा है पिछले स्लाइड में, तो दैट इज साइन थीटा। तो हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको ये भी पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, Base into height. है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मैं सीधा लिखने लगूं कि हाफ इंटू बेस, बेस क्या है भाई इस ट्राइंगल पी क्यू एस का, पी क्यू एस का बेस ये है वेक्टर ए के बराबर, A vector. है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ लिख दूं, तो हाफ इंटू बेस, बेस मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हाइट क्या है, हाइट एच है, और यही ये एच वही है जो हमने निकाली थी पिछले में। इस ट्राइंगल को लो और उसमें थीटा वीटा फिट करो तो क्या आएगा, साइन ऑफ हाइपोटेन्यूज और थीटा, यानी कि साइन थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसके बराबर आएगा। तो दैट इज बी एंड साइन थीटा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप ये निकालोगे कि इट इज गोइंग टू बी हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। तो ट्राइंगल भी जो बना रहा है उसके बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन है किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। अब ये चीज समझ नहीं आई तो पूछ लो भाई। चलो अब पहला वाला क्वेश्चन इसमें से सब लोग अटेम्प्ट करो। पहला क्वेश्चन ये जो अभी किया है ना, जितना भी क्रियाकलाप उसी में है, इसी के बेसिस पे आप सब इसको अटेम्प्ट करो, फर्स्ट क्वेश्चन कर पाओगे। आंसर निकालो, जिनसे निकल जाए बहुत बढ़िया। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय द टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी जिसकी साइड्स होंगी, जो इनके बीच में ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकालो। अभी फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है एरिया ऑफ द ट्राइंगल का। आंसर निकालो सब बच्चे, शाबाश।
सब लोग अटेम्प्ट करेंगे इसको, जिनका आंसर आ जाएगा वो हैंड रेज करेंगे। बहुत इजी है। जो लास्ट में किया, इट इज जस्ट गोइंग टू बी हाफ इंटू ए क्रॉस बी। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। कितने बच्चे कर पा रहे हैं? कर रहे हो या नहीं कर रहे यार? सर कर रहे हैं। हाँ करो, शाबाश। बता दिया, अब तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इतना तो करना होगा, तभी कॉन्फिडेंस कुछ आएगा तुम्हें, नहीं तो नहीं तो धुआं दिखेगा भाई। धुआं नहीं देखना हमें। हाँ, एक बच्चे ने किया। करो, सभी लोग करो, एक दो कुछ बच्चे और आंसर देंगे तभी आगे बढ़ूंगा मैं। मेन बात क्या है ना, आगे बढ़ के फायदा नहीं। आगे कहाँ जाएंगे बढ़ के, जब अगर तुम लोग पीछे छूट गए तो हम आगे जाके क्या करेंगे? हम तो हो आए आगे। हमें वही देखना थोड़ी आगे कि आगे कुछ नए क्या चीज आएगी, हमें तो यही करना है भाई। हम अपने टाइम पे हो आए आगे, तो अभी आपको साथ में ले चलना है। अगर आप लोग पीछे छूट जाओगे तो हमें आगे जाके कोई फायदा नहीं है। पहले ए क्रॉस बी निकालो, देन मैग्नीट्यूड निकालो ए क्रॉस बी का। वो कैसे निकलेगा? जो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करो, फिर सम करके अंडरूट ले लो, तो उससे आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा। 1 मिनट का टाइम और दूंगा, फिर मैं करा दूंगा इसको। देखो क्या आंसर आया बेटा, तानिया और खुशी। हाँ शाबाश। खुशी, आपका क्या है आंसर? भाई सोया मत करो तुम लोग ना। हाँ तुम्हारा भी सही है। 33/2 जिनका आंसर आया है, या 16.5 स्क्वायर यूनिट जिनका भी आंसर आया है वो सही है। तो अभी देखो, अभी दो ही बच्चे कर पाए यहाँ पे ना। दूसरे बैच में इतने स्टूडेंट, मैं ही पढ़ाने वाला स्टूडेंट हूँ। तो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ ना, इसलिए स्टूडेंट बोल रहा हूँ। तो 16.5 लाने वाले बच्चे जिनका ये आंसर आया था आउट ऑफ 35 और समथिंग,
एटलीस्ट 16 बच्चों ने आंसर दिया था, ये 16-17 बच्चों ने। अभी यहाँ पे तुम सो जाते हो यार, मुझे ऐसा लगता है। हाँ रितिका, तुम्हारा भी यही आया है? यस सर। ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ अभी। 33/2 या फिर 16.5 यूनिट, जिनका भी आया है सही है। ठीक है, अब हम लोग ट्राई करते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय दीज टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए मुझे दिया है 3i कैप प्लस 4 टाइम्स j कैप, राइट। वेक्टर बी गिवन है, दैट इज -3i कैप प्लस 7j कैप, ये गिवन है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए एंड पी। तो क्या करूंगा भाई, मैं सीधा सा लिखूंगा ए क्रॉस बी, मुझे ये फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस बी क्या है, 3i कैप प्लस 4 टाइम्स j कैप क्रॉस -3i कैप एंड प्लस 7j कैप। अब ये ध्यान रखो, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये जीरो होगा, ये आप ध्यान रख लो सीधा सीधा। तो पहले मैं क्या करूंगा, 3i का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा -3i से, तो आई क्रॉस आई आएगा, जीरो आएगा, तो इस टर्म को छोड़ ही देते हैं। फिर लूंगा 3i का 7j के साथ, तो 3 × 7 इज गोइंग टू बी 21। आई क्रॉस जे, ये के कैप होगा, क्यों, मैं आई जे के इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। के जे आई में जा रहा हूँ, तो इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ए बी सी डी की दिशा में चल रहे हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन मिलने वाली है, उससे उल्टी दिशा में चल रहे हो तो नेगेटिव मिलने वाली है। वो समझ नहीं आता तो ऐसे बना लो, आई जे के। तो आई से जे आया, जे से के आया, के से आई आया। तो इस ऑर्डर में जा रहा हूँ तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, इससे अपोजिट में जा रहा हूँ कहीं भी तो नेगेटिव। तो क्योंकि मैं आई से के गया था, आई क्रॉस के, देखो आई से जे गया था, आई से जे गया तो के कैप इज द आंसर, तो 21 के कैप। फिर इधर 4j उठाया और 3i के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस का 4j था, माइनस का 3i था, तो +4 × -3 इज गोइंग टू बी 12। जे क्रॉस आई, तो ए बी सी डी से उल्टी दिशा में और इधर भी उल्टी दिशा में, तो दिस मीन्स इट इज गोइंग टू बी -के कैप। फिर 4j का 7j के साथ, तो j क्रॉस j आएगा, तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे। तो ये मिल मिला के क्या आया, 21 के कैप प्लस 12 के कैप। इनको जोड़ोगे तो बेटा 33 के कैप आंसर आएगा, किसका, ए क्रॉस बी का। अब मुझे ए क्रॉस बी थोड़े चाहिए, मुझे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसके जो कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करो, तो एक ही कंपोनेंट है 33, उसका स्क्वायर कर लो और पूरे का अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट और स्क्वायर उड़ जाएंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड आया ए क्रॉस बी का 33। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल होगा हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मेरे पास आया 33, और उसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो मेरे पास ये आ गया। अब मुझे ये पता है कि दिस इज एरिया, है ना, तो इसके साथ मैं यूनिट्स का भी इस्तेमाल करूंगा। अब मुझे ये नहीं पता मीटर स्क्वायर होगा, मिलीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो मर्जी हो, बट इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि इट इज गोइंग टू बी सम यूनिट्स ऑफ एरिया। तो हम लिख देंगे इसको स्क्वायर, SQ, है ना, SQ स्क्वायर यूनिट्स, 33/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो यही आंसर है। ठीक है, जिनका नहीं आया वो यहाँ से देख के कर लेंगे। चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं एक कंप्लीटली नया टॉपिक। कितने बच्चे जगे हुए हैं जो सोए नहीं अभी तक? बहुत लोग तो पतली गली से निकल जाते हैं, यही एक समस्या है यार इधर। लेट नाइट क्लास में हल्के से आएंगे फिर चुप से निकल जाएंगे, लगता है पेरेंट्स मार मार पीट के बैठाते हैं, और फिर बच्चे जैसे ही उनको मौका मिलता है, या फिर इंटरनेट में भी खत्म हो जाता होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हम्म। हम्म। अच्छा, आप लोग क्या यूज करते हो, मोबाइल इंटरनेट यूज करते हो क्लासेस के लिए ना? यस सर। यस सर। जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब। तो इसमें क्या, कितना डेटा यूज हो जाता है आपका एक दिन में, 3 घंटे 2 घंटे क्लास लेने में? 1 GB से चल जाता है काम? यस सर। यस सर। ठीक है,
ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। देखो अब हम एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स। नया इसमें कुछ नहीं है, जस्ट टू रिवाइज मैथमेटिक्स जो हमारा फिजिक्स में यूज होने वाला है, उस मैथमेटिक्स को रिवाइज करने के लिए एक फॉर्मूला शीट है। ठीक है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे लिखा हुआ है, इसको सब आप लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, फिर होपफुली नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन 1D, है ना। नेक्स्ट क्लास जो भी आपकी होगी उससे मोशन इन 1D स्टार्ट करेंगे। तो इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ आप लोगों को। कितना टाइम बचा है? 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा यूज करेंगे और इसका एक इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर आप इस नोट्स को यूज करते हुए पढ़ लोगे। ठीक है, तो देखो पहले इसमें कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है, क्या फंक्शन होता है, उसके थोड़े बहुत टाइप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर उन फंक्शंस के सम फंक्शंस हैं, कुछ कुछ फंक्शंस के ग्राफ मैंने दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर टिग्नोमेट्री के कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको रटने हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं। अलोंग विद दीज थिंग्स इन तीनों में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, उन लोगों को आप वो सारे एग्जाम्पल आप लोग अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो अभी फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है कि टू टू अ गिवन इनपुट, अगर मैं किसी कोई एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जिसको मैं एक इनपुट दूंगा, एक यूनिक इनपुट अगर मैं देता हूं, तो करस्पॉन्डिंग टू दैट यूनिक इनपुट देयर इज गोइंग टू बी सम यूनिक आउटपुट, है ना। देयर इज गोइंग टू बी सम यूनिक आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है एफ, किसका? एक्स का, वो है मान लो 2x। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरी x की वैल्यू, जो भी मेरी x की वैल्यू रहेगी उसी के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट रहने वाला है। जो भी मान लो मैं -1 देता हूँ x की वैल्यू, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -2। अगर मैं x की वैल्यू 2 देता हूँ तो 2 टाइम्स 2, एफ एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो एवरी यूनिक वैल्यू, जैसा जैसा मेरा इनपुट है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट एक यूनिक वैल्यू है, यानी कि एक यूनिक आउटपुट है। तो जहां भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो जो भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप होगा उसको मैं बोलूंगा कि इट इज फंक्शन। ठीक है, लिखने का तरीका ये है। मान लो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ, ऐसे फंक्शन को एफ लिख देंगे, इज एफ ऑफ वी। और फाइनली के इज एफ ऑफ वी। तो ऐसे लिखते हैं भाई, फाइनल बात ये आई, के इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब एक कोई भी फंक्शन होगा उसमें देर इज गोइंग टू बी वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट कौन सा होगा? जिसकी वैल्यू या तो हम डिसाइड करेंगे या नेचर डिसाइड करेगी, तो वो होंगे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कुछ कुछ होंगे जो होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स। कौन सा होगा? जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन वी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यही ये बात है। मान लो एनर्जी को लिखें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंडिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी इंडिपेंडेंट है, और एनर्जी की वैल्यू है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। स्लोप, डायरेक्शन ऑफ स्लोप। अब देखो, अगर मुझे स्लोप निकालना है, आपको ग्रीन कलर का यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिख रहा होगा, इसमें इस लाइन सेगमेंट ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया थीटा। ठीक है, स्लोप क्या होता है? स्लोप इज नथिंग बट एम, और वो बराबर होता है टेंजेंट ऑफ दिस एंगल थीटा के बराबर। जो टेंजेंट है किसका? ये एंगल थीटा का, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस ग्रीन कलर का लाइन। अब स्लोप से आपको सबसे पहले ये दिखेगा कि कितनी ढलान है, ये कम ढलान है, ज्यादा है, कितना इंक्लिनेशन है, दैट इज द इंडिकेटर ऑफ स्लोप ऑफ सम लाइन सेगमेंट। तो ये आपको दिख रहा है, और उसको कौन कौन डिफाइन कर रहा है? टेंजेंट ऑफ दिस एंगल थीटा। तो इस थीटा को हम स्लोप नहीं बोल रहे, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड एज स्लोप। और उसको हम एम से, जनरली एम से भी डिफाइन करते हैं, एम इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब देखो ये ट्राइंगल जो है, जो ये ट्राइंगल है मैं ग्रीन कलर में शेड कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल के ऊपर अगर आप टेंजेंट थीटा लगाओ तो क्या होगा? टेन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या होता है? थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड। हमेशा ये देखो, जस्ट अपोजिट वाली साइड ये है, तो जो ये दूरी है यहां से यहां तक की, ये वाली, ये हुआ मेरा परपेंडिकुलर।
उसकी वैल्यू क्या है y2 माइनस y1, ठीक। बेस क्या है, बेस दूसरे वाला ये, इसकी वैल्यू क्या है x2 माइनस x1। तो मैं टेन थीटा अगर लिखूं इस ट्राइंगल के लिए तो वो क्या होगा, टेंजेंट थीटा अगर मैं लिखने लगूं तो टेंजेंट थीटा होगा मेरा परपेंडिकुलर, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन बेस, बेस यानी कि x2 माइनस x1। तो ये मेरा हुआ टेंजेंट थीटा। तो मैं बोल रहा हूं कि स्लोप ऑफ दिस line segment is nothing but m. It is also equal to tangent theta. It is also equal to height upon base, or that is also equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो मुझे स्लोप निकालना है तो क्या कैसे निकलेगा, किसी भी लाइन सेगमेंट का y इंटरसेप्ट ले लो, ठीक है ले लिया जी, y पे उसके प्रोजेक्शन ले लो, सॉरी इंटरसेप्ट नहीं प्रोजेक्शन, और उसी का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लो, तो जो भी उसके पॉइंट्स आए उनको ऐसे यूज कर लो, तो मेरा आएगा स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। अगर कर्व्ड ग्राफ है, अगर ऐसे कर्व्ड ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, या फिर कोई सर्कुलर है, ऐसी चीजें, तो इनके ऊपर अपने को टेंजेंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं ऐसे टेंजेंट डालेंगे सीधा। तो यहाँ पे क्या है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें स्लोप पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइंड आउट करता हूँ, देखो ये येलो था तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, अगर यहाँ निकालूं, ये दूसरा मार्क बनाया, तो इस पे इधर से टेंजेंट डालोगे तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो मुझे पता पड़ जाएगा। तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पता चलेगा, है ना, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ टेंजेंट। बाकी ये सर्कुलर मोशन में जो हम यूज करते हैं, वेलोसिटी क्या से मिलती है, एक्सेलरेशन, वो सब सर्कुलर में बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब लोग एक दूसरे के स्लोप को ही इंडिकेट करते हैं, यानी एक दूसरे के डिफरेंशिएशन को ही इंडिकेट करने वाले हैं ये, तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे पूरा। अब देख लेते हैं ग्राफ ऑफ सम सिंपल फंक्शंस, जिनमें कि पहला ग्राफ आता है ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। अब देखो लीनियर फंक्शन क्या होता है, इट इज अ फंक्शन दैट हैज रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स, और दोनों की पावर में वन आएगा, यानी यूनिटी रहेगा, दोनों का रिलेशनशिप लीनियर रहने वाला है। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लीनियर ग्राफ इज कॉल्ड इज सच दैट कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y किसके बराबर होगा, m टाइम्स x, एंड देन वी आर एडिंग सम कांस्टेंट इनटू इट। m क्या था, जस्ट अभी देखा, m इज नथिंग बट स्लोप, और ये किसके बराबर था, टेंजेंट थीटा के बराबर। तो ये आप लाइन सेगमेंट ग्रीन कलर की देखो, इसमें थीटा आपको दिख रहा होगा, ये रहा जी। अब टेंजेंट ऑफ दिस थीटा को लोगे तो वो हमें क्या देगा, स्लोप, उसको मल्टीप्लाई कर दो x के साथ और c ऐड कर दो, तो वो क्या होगी, वैल्यू होगी y की। तो ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, उसको मैं बोल रहा हूँ इट इज लीनियर फंक्शन, ठीक है। लीनियर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्री वाइज क्या रहेगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना। और इक्वेशन वाइज y की पावर में भी वन रहेगा, x की पावर में भी वन रहेगा। इसके दो स्पेशल केसेस हो सकते हैं, पहला होगा c इक्वल्स टू जीरो, देखो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था, y इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स प्लस सी। यार आज फिर से खुजली होने लग गई नाक में भी ढंग से हुआ नहीं सही, कोई नहीं, अभी तो थोड़ी देर पढ़ा के फिर रेस्ट कर लूंगा मैं। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो अभी यहाँ पे पहला स्पेशल केस क्या है कि c की वैल्यू जीरो। c यहाँ पे क्या था आपको बता देता हूँ मैं, पहले एक बार ये बता देता हूँ, हाँ ये भूल गया था यार, कि थीटा इज द स्लोप। तो जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ा रहा हूं मैं, मान लो एक m इसी पॉइंट पे m की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, तो ढलान बढ़ती जाएगी, यानी स्लोप बढ़ता जाएगा ऐसे। और अगर मैं m की वैल्यू कम करूं तो स्लोप घटता जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा ये मेरा। और अगर मैं c की वैल्यू, c क्या है देखो, c यहाँ पे है इंटरसेप्ट ऑफ दिस, ये फंक्शन, यानी कि ग्रीन कलर का जो लाइन है ये फंक्शन का प्लॉट है, इसका इंटरसेप्ट y एक्सिस के साथ, ये y एक्सिस है, इसके साथ वो y एक्सिस पे कहाँ पे मिल रहा है, उसका y कोऑर्डिनेट, यानी कि c इज द ऊंचाई, यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इंटरसेप्ट, जहां पे इन दोनों का मिलन हो रहा है उस पॉइंट की ऊंचाई, तो वो है y c। अगर c की वैल्यू बढ़ेगी तो ये ऐसे जाता जाएगा ग्राफ ऊपर, और c की वैल्यू घटेगी तो ये नीचे चला जाएगा। अब देखो मैं अगर c इक्वल टू जीरो लेता हूँ कि तो क्या होगा, इन ग्राफ का मिलन जो है वो जीरो जीरो पे होने लगेगा, यानी y इक्वल टू जीरो पॉइंट होगा, कि जीरो कोमा जीरो से पास होगा। दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे y इंटरसेप्ट, यानी कि जहाँ पे फंक्शन और y एक्सिस मिल रहे हैं वो जीरो पे हो रहा है। तो ये देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस जीरो है, अब जीरो को लिखो या ना लिखो हटा दो, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ये एक स्पेशल केस है।
दूसरा स्पेशल केस हो सकता है कि c इक्वल्स टू 0 एंड m इक्वल्स टू 1, कि स्लोप की वैल्यू भी 1 कर दो। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c के अंदर c 0 है और m 1 है, तो वो क्या होगा, m y इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस 0। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू एक्स। तो ऐसा एक फंक्शन होगा, उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि जो उसमें आप x की वैल्यू डालोगे वही आउटपुट रहेगा एज y। x इक्वल्स टू 2 फिट करते हो तो y इक्वल्स टू x था, तो y इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2। तो ऐसे फंक्शन का प्लॉट बेटा ऐसा रहेगा जिसका जिसका स्लोप यानी m इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा होता है, ये 1 के बराबर है। और टेन थीटा 1 कब होता है, एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हमें पता चला कि जो एंगल ये बनाने वाला है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज 45 डिग्री। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी y इक्वल्स टू एक्स होने वाला है। तो जहां भी आप इस पे इंटरसेप्ट डाल लो, मान लो इस पर प्रोजेक्शन कर रहे हो 3, तो जैसे ही 3 पे देखोगे x में, y भी 3 मिलेगा। 2 देखोगे तो ये भी 2 मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे हर जगह जहां भी देखो -2 है तो इधर -2, -3 है तो -3, -4 है तो -4। दिस मीन्स जो भी वैल्यू x की जाएगी वही वैल्यू y की आएगी, तो y इक्वल्स टू x। सच ए फंक्शन इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। और ये भी एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है, क्योंकि लीनियर फंक्शन को स्पेसिफाई ये करता है। ठीक है, कितने बच्चों को यहाँ तक दिक्कत नहीं आई कोई? मतलब दिक्कत तो आई होगी यार, ऑब्वियसली थोड़ा फास्ट पढ़ा है, लेकिन कितने बच्चों को थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो गया? इतना ही स्कोप है अभी ना, इसका इतना ही स्कोप है बेटा, क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा रिवीजन हो जाए तो आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ा बेनिफिट होगा, कुछ कुछ चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है ना? चलो, अभी इतना ही पढ़ाएंगे, ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा यार, स्किप नहीं करना चाहता मैं, है ना। बोलने को तो मैं बोल दूं कि यार ये सब पढ़ लो, ये फॉर्मूले, लेकिन मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है, मैं नहीं कर सकता ये। हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम चाहे में ज़्यादा लग जाए। तो वी विल प्लान एन एक्स्ट्रा क्लास। अगर आप लोग अपना टाइम बता दो, अवेलेबिलिटी बता दो तो प्लीज़।